आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो तो ये खबर आपके लिए है। सबसे पहली बात तो ये है, असेसमेंट ईयर 26-27 की रिटर्न अब फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिनों में ये फॉर्म इनकम टैक्स के साइट पर अवेलेबल होगा। तो अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर्ड हो जाएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा और किस तरह से आप फाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कई लोग समझ नहीं पाते असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये होता है जिस पीरियड में आपने वर्क किया है, और वो नेक्स्ट पीरियड जिस पीरियड में आपने वर्क किया है उसके समापन के बाद जो नया ईयर स्टार्ट होता है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस पीरियड में आपने काम किया है या वर्क किया है उस पीरियड को कहते हैं फाइनेंशियल पीरियड। तो उदाहरण के तौर पर आप ऐसे मान लें कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आपने जो भी काम किया है उस पीरियड का रिटर्न हम फाइल करेंगे 1 अप्रैल 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक, अगर हमारा पीरियड प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है तो। इसमें आपका आता है इंडिविजुअल रिटर्न, सैलरीड का रिटर्न, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब सारे मिक्सअप इसी पीरियड में फाइल। जैसे फर्स्ट में हमारा आता है 31 जुलाई इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिटेड फाइल के लिए, जिसमें कि आप सैलरीड पर्सन है या अदर कोई भी इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वो इसी पीरियड में करेंगे। उसके बाद का जो पीरियड होता है वो होता है ऑडिट वाली। ऑडिट की रिटर्न आप फाइल करेंगे जो अक्टूबर तक की होती है, सितंबर से अक्टूबर तक अगर डेट इधर उधर होता है तो। अब उसके बाद लेट फी के साथ आप जो फाइल करेंगे वो दिसंबर तक कर सकते हैं। तो ये पीरियड डिपार्टमेंट ने आपको दे रखा है। अब रही बात कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। अब मेन मार्केबल बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट कब तक का, जो मैंने बताया जिस टाइम पीरियड में आपने काम किया है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इसका साल शुरू होता है 1 अप्रैल, किसी भी ईयर का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक में आपने जो काम किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लोन लिया है या किसी को लोन दिया है या फ्रेंड रिलेटिव से आपने लिया है, दिया है, वो सब सारा डाटा 1 अप्रैल से जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा उसमें फाइल करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। तो उसी के अनुसार फाइलिंग होती है। अब कई केसेज ऐसे होते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आधार पेन का डाटा मैच नहीं हो रहा, आधार पेन आपने लिंक नहीं कराया, तो भैया अभी वक्त है जुलाई आने में, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, आप अपने डाटा को सही कर लें, पेन के अकॉर्डिंग कर लें या आधार के अकॉर्डिंग पेन को कर लें। नेम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, डे सब कुछ इक्वल कर ले, फादर्स नेम और स्पेलिंग ये भी मैच कर ले। अगर आपका पेन आधार लिंक नहीं है तो लिंक करा ले। 1000 रुपए का चार्ज उसमें लगता है, लेट फी, और वो आपका लिंक हो जाएगा 48 से 72 आवर में। तो ये काम तो आप प्रथम कर ही ले। अब आते हैं सेकेंडरी ऑप्शन में। अगर आप बिना जीएसटी का
ऐसे ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यही डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल की स्टेटमेंट 1/4/2025 से 31/3/2026 तक, यानी कि किसी भी ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट करें और आने वाले 31 मार्च तक का जो लिमिट है वही साल होता है फाइनेंशियल हमारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो उस पीरियड का स्टेटमेंट ले ले, पैन आधार हो गया और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अपना उसमें डाल दें और फाइल कर लें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर आपने जीएसटी नंबर भी ले रखा है, उसका भी टर्नओवर है, तो आप अपने जीएसटी का टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल टैक्स कैलकुलेट कर ले। उसमें सन्डी डेटर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा, उसका डाटा भी मैच कर ले। उसके बाद सन्डी डेटर्स जो आपका है उससे अपना डाटा कलेक्ट कर ले और अपना डाटा दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर ले। वैसे ही सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स उसका डाटा क्रॉस वेरीफाई कर ले, डेटर्स से मंगा ले डाटा और अपने डाटा जो आपके पास है उससे मैच करा ले। अब किसी को अगर ये पता नहीं होगा सन्डी डेटर्स किसको कहते हैं और सन्डी क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। जो देनदार होता है, यानी कि जिसको आपने माल बेचा और उससे पेमेंट लेने हैं, तो वो देनदार हुआ। तो देनदार को डेटर कहते हैं और क्रेडिटर्स कहते हैं उसको जिससे आपने माल खरीदा और आपको पेमेंट देना है उसके बदले में, तो वो क्रेडिटर्स हुआ। तो ये दोनों से डाटा अपना मंगा ले, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उनके साथ काम किया है उसका, और अपने डाटा अपने बैंकिंग से मैच कर ले और मैच करके क्रॉस वेरीफाई कर ले, जिससे कि आपका डाटा जो इनकम टैक्स में जाएगा और आपके सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स का डाटा जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। कई केसेज ऐसा हुआ है मैच नहीं करता, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करता है, फिर लोग भागते दौड़ते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते, फिर वहां पर इनकम टैक्स की मार झेलनी होती है डिमांड के तौर पर। तो इससे बचने के लिए आप प्रॉपर तरीके से ऑल डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लें। कई लोग करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम में वो अपने लोन का स्टेटमेंट बैंक से नहीं लेते, खुद से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना हमने पेमेंट दिया, इतना बचा, इतना बैलेंस है। अरे भैया ये मत करो, बैंक से डाटा लो, बैंक में खुद कैलकुलेट करके आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो बैलेंस है वो दिखाता है, कितना आपने इंटरेस्ट दिया वो दिखाता है, इंटरेस्ट का भी सर्टिफिकेट ले लो। जो प्रॉपर तरीके से आप फिल करो कि डिपार्टमेंट के तरफ से एक नोटिस नाम का चीज आपके पास न आए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। ये तो हो गया जीएसटी और इंडिविजुअल के लिए। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग इन्वेस्टमेंट का डिटेल नहीं देते, प्रॉपर्टी परचेज किया उसका डिटेल नहीं देते, फिर डिपार्टमेंट उसको नोटिस करता है। तो ये डिटेल भी आप मैच कर ले, उस पीरियड में आपने प्रॉपर्टी कितने का खरीदा, कितना लोन से लिया, कितना आपने अपने फंड में से दिया, कैपिटल कितना आपने यूज किया, कितने फ्रेंड रिलेटिव से लिया, ये सब सारा चिट्ठा बना ले। चिट्ठा बना करके फिर जाए। कई माइनर केसेज ऐसे आते हैं जिसमें कि अकाउंट नंबर ही वेरीफाई नहीं होता, हालांकि इनकम टैक्स ने अब सही करा है। अब आपका जब तक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने बैंक अकाउंट में जा करके अपना पैन, आधार, ये सब केवाईसी करके कंप्लीट कर ले।
पेन आधार ही नहीं, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वहां रजिस्टर्ड कर ले। पेन, आधार, मोबाइल और ईमेल आईडी ये मैंडेटरी है आपके अकाउंट में वेरीफाई करने के लिए। तो ये क्लियर कर ले, नहीं तो लास्ट टाइम में परेशान होकर रह जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। और पेन आधार अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो वो भी कर ले। स्पेलिंग मिसमैच हो, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो या अदर कोई भी मिसमैच हो, उसको सही कर ले, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है न्यू फाइनेंशियल ईयर और आपका अप्रैल से जुलाई तक का टाइम है, अभी बहुत टाइम है। आप इसके बीच में चाहेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप अपना पेपर रेडी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर अभी नहीं करे तो लास्ट में फिर परेशान होना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस तब भेजता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रॉपर आप पहले ही कर लें कि डिपार्टमेंट बाद में आपके पास नोटिस ना भेजे। लोग इसी से कतराते। और कई सवाल ऐसे होते हैं कि भाई मैं कौन सा रिटर्न फाइल करूं। अगर आपने सैलरी से इनकम है तो ITR 1 फाइल करें। अगर आपका शेयर बाजार ये सब से है तो ITR 2, पेंशन वगैरह से तो ITR 2 फाइल करें। ITR 3 बिजनेस से रिलेटेड अगर है आपका। ITR 4 50 लाख से नीचे का अगर आपका टर्नओवर है और आप व्यवसाय करते हैं तो आप ITR 4 फिल कर सकते हैं। हालांकि ITR 4 लगभग उससे ज्यादा का टर्नओवर वाले भी लोग फाइल कर लेते हैं, लेकिन ITR 4 का प्रोविजन ये है। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए है। ITR 7 सोसाइटी, NGO वगैरह के लिए वो फाइल किया जाता है। तो मोटा मोटी तौर पर ये है। अब कई लोगों का सवाल ऐसा था कि बैंक में ट्रांजैक्शन कितना हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पहले वीडियो में मैंने बताया भी है कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए विड्रॉल किया तो ये नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचा देता है बैंक। क्योंकि मैंने उसमें ये भी बताया कि इनकम टैक्स और बैंक मॉनिटरिंग करता है आपके अकाउंट को। तो जब मॉनिटरिंग करेगा, जो ही आपका 10 की हो गया, बस ये डाटा आपके डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। तो इसको ध्यान में रखें कि भाई आपका ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो अभी 26-27 असेसमेंट ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो 12 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो टैक्स 0 है। तो आप कहोगे तो 10 लाख में फिर ये कैसे है? 12 लाख का स्लैब दिया हुआ है, लेकिन आपके बैंक का जो लिमिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 लाख, इसीलिए आपके ऊपर नोटिस हो जाएगा। तो अगर आपने 10 लाख के आसपास या 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, जिससे कि इनकम टैक्स में डाटा आपका पहुंच जाएगा कि आपने इतने का टर्नओवर किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाएगा आपके फाइलिंग से। अगर आप नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस करेगा, और जब नोटिस करेगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा फाइल करने का, क्योंकि टाइम निकल चुकी होगी। तो उससे बढ़िया है कि आप पहले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अब ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 20 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है तो GST नॉट अप्लीकेबल, मतलब GST रजिस्ट्रेशन आपको नहीं चाहिए। लेकिन आप ये चीज सोच लो, 10 लाख से आपने अगर एक मोबाइल का शॉप खरीदा मतलब खोला, ओपन किया,
मोबाइल बेचने का शॉप। आप जिस भी ग्राहक को अपना मोबाइल बेचोगे वो बिना बिल का लेगा नहीं, बिल तो चाहिए होगा, और जब बिल पक्का चाहिए होगा तो जीएसटी आपको चाहिए होगा। तो ये टर्नओवर मैंने नहीं रखा। जैसे मान लिया मैं अभी दिल्ली में हूं, आपने जीएसटी नहीं लिया है और 50,000 रुपए से ज्यादा का या 50,000 का आपने माल गाजियाबाद भेजा, इंटरस्टेट मूवमेंट हो गया, ई वे बिल चाहिए होता है, तो वहां वो जीएसटी ऑफिसर जो आपके गाड़ी को पकड़ेगा वो आपका टर्नओवर चेक करने आएगा? नहीं आएगा। वो सिर्फ ये कहेगा तुम्हारा माल 50,000 या उससे ज्यादा का है, चेक करूंगा, और चेक करूंगा ई वे बिल नहीं है, फाइन लगाऊंगा, 100% लगा दूंगा, 200% लगा दूंगा। तो वहां पर आप क्या करोगे? इसीलिए कानून जो बना हुआ है उसको भूल जाओ, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको अप्लाई करो। आपको ये ध्यान रखने हैं कि आपके बैंक अकाउंट का जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, और 10 लाख रुपए विड्रॉल हुआ और 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो नोटिस आना तय है। हाँ, खुदा न खास्ते ऊपर वाले का मेहरबानी नहीं आए तो बेटर है, तुम आनंद लो, अगर आ गया तो परेशानी लो। इसलिए ये आनंद और परेशानी से दूर होकर के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ले, क्योंकि फाइल करने में मैं नहीं समझता कि कहाँ कोई ज्यादा खर्च होता होगा। मैं तो समझता हूं कि उससे ज्यादा का लोग इधर उधर खर्च कर देता है, जितने में आईटीआर आपका फाइल हो जाएगा। तो आईटीआर फाइल कर ले, जिससे कि आपको बैंक के ट्रांजेक्शन से कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने जो बताया वो केयरफुल्ली रहें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोन, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स का डाटा मैच करके, लोन का इंटरेस्ट, साथ में कितना लोन लिया है, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, ये एसेट्स क्या है, कौन कौन सा एसेट्स आपने परचेज किया है उस पीरियड में, उसका डिटेल ले लें, जो खर्च किया है उसका डिटेल ले लें, जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड ले लें। अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो जो आपके कंसल्टेंट है, सीए है, एडवोकेट है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, तो वो चेक कर लेंगे और चेक करके आपके डाटा को मिलाने का काम करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो जरूर से जरूर ही रजिस्टर्ड करें, और हो सके तो आपके पास अगर जीएसटी है तो उस पे भी अपना मोबाइल और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करें, जिससे कि अगर कोई भी नोटिस आता है या कोई डिमांड आता है या कोई अदर इंफॉर्मेशन आता है तो आपके पास पहुंचे, तब आप अपने सीए को, एडवोकेट को, कंसल्टेंट को या जिससे फाइल कराते हैं उनको सूचना दें। क्योंकि अगर आपका नहीं रहेगा तो जो सीए, एडवोकेट, कंसल्टेंट है या एनी अदर कोई भी व्यक्ति जो आपका फाइलिंग कर रहे हैं, उनके पास हो सकता है बहुत सारे ऐसे केस होंगे और नोटिस में नाम मेंशन ना हो, वो इग्नोर कर देंगे। और आपका अपना ईमेल और मोबाइल नंबर होगा तो आपके पास नोटिस जाएगा, फिर आप किसी से संपर्क करेंगे, उन्हें बताएंगे, फिर आपका इशू सॉल्व होगा। इसीलिए मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूं कि आप प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लें। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेन आधार में नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम मैच होना चाहिए, लोन का डाटा, लोन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह सब इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करने के बाद तभी आप फाइलिंग के लिए जाएं। और बैंक में अपना केवाईसी तो जरूर से जरूर करा ले, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी न झेलना पड़े। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जो आदमी प्रिपेयर्ड होता है उसके बारे में मैंने बताया है। वो